हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया से रहे होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। और अब तक तो आप जान ही गए होंगे, मेरा नाम है विनय रजौरिया। साहित्य पढ़ता हूँ, साहित्य पढ़ाता हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर एमए इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ और मेरी बैचलर्स भी इंग्लिश ऑनर्स में जामिया से ही है। बहरहाल, तो आप देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने से मैं अपने चैनल पर जामिया के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हर हफ्ते एक वीडियो डाल रहा था। रीजन ये कि एग्जाम 11 जून को था और स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि उस पर बात हो सके। लेकिन बहरहाल अब एग्जाम खत्म हो गया है, तो अब मेरा मन है कि उस पैटर्न को ब्रेक किया जाए। देखिए, सेम चीज बार बार करना भी ठीक नहीं है और मैं क्लियरली मानता हूं कि एजुकेशन का अपने आप में एक पर्पस है। इसलिए मत पढ़िए कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, या मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम ही क्रैक करवाने। मेरे चैनल का है, मेरे जीवन का है, मेरे पढ़ाने का बिल्कुल मकसद नहीं है। मैं चाहता हूं इंसान को इसलिए पढ़ना चाहिए, और मैं पर्सनली फील करता हूं क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट ही हूं और मुझे पढ़ना बेहद पसंद है। तो मैं मानता हूं क्लियरली कि पढ़ना इसलिए नहीं चाहिए कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, इसलिए चाहिए क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं सकते। दिस इज व्हाट यू लव, दिस इज व्हाट यू लिव फॉर, दिस यू कुड इवन डाई फॉर। तो पढ़ना ऐसी चीज होनी चाहिए जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। एजुकेशन अपने आप में एक गोल है। एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जैसा कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। वो अपने आप में जीवन है, एजुकेशन अपने आप में मीनिंग। अब वापस तुरंत लौटते हैं हमारे थिंकर्स के बारे में, नए टेक्स्ट के बारे में बात करने के लिए। और आज मैं जिस टेक्स्ट के बारे में बात करूंगा वो बेहद खास पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है, बोले अमिताभ घोष का, जिसका नाम है इन एन एंटीक लैंड। इस किताब पर मैंने इससे पहले भी अपने चैनल पे बात की है, और वो एक मैंने 40 से 50 मिनट की वीडियो कुछ 6-7 महीने पहले बनाई थी। वो वीडियो काफी सारे लोगों ने देखे, इस पे 1,500 से ज्यादा व्यूज हैं लोगों के। तो आज मैं फिर उस किताब पर एक बार बात करूंगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं दोबारा उस नॉवल पे क्यों बात करूं, जबकि मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी, उसकी थीम्स डिस्कस की हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बात की, उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में बात की। मैं फिर से उस किताब पर बात क्यों कर, 2-3 रीजन है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्योंकि मैंने देखा वो वीडियो मैंने सिर्फ अपने कॉलेज के लिए बनाई थी, कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनाई थी और वो काफी सारे लोगों ने देखी। मतलब फ्रेंड्स के अलावा भी बहुत सारे लोग देख रहे और कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। तो मुझे लगा इस वीडियो की, इस किताब की बहुत डिमांड है, लोग चाहते हैं इस पर बात हो। तो एक तो रीजन यही हो गया। दूसरा रीजन ये है कि मैंने अपने कॉलेज के लिए एक रिसर्च पेपर लिखा था इसी किताब पर, और वो मैंने फिर जब सबमिट किया द डार्क मैगजीन, तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग पब्लिशिंग करवाना चाहते हैं, यानी आप पब्लिश करने की साइट्स ढूंढते रहते हैं, द डार्क एक जर्नल है, ऑनलाइन जर्नल है, जो कि प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर चलाते हैं। स्टूडेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा इनका काम है। इनका एडिटोरियल प्रोसेस बहुत मुझे पसंद आया, बहुत तफसील से ही आपके साथ काम करते हैं, आपका रिसर्च पेपर, आपके रिसर्च आर्टिकल छपवाने के लिए। तो द डार्क के लिए मैंने बुक रिव्यू किया, इस किताब को रिव्यू किया और वो डार्क पर छपा। तो आप वो आर्टिकल फ्री में पढ़ सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाइए तफसील से। इसमें मैंने बात की कैसे ये बुक एक पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, पोस्ट कॉलोनियल नॉवल, और कैसे ये बात करता है इंडियन ओशन वर्ल्ड के बारे में, मिडीवल हिस्ट्री क्या है, कॉलोनाइजेशन के बाद किस तरह का व्यापार रहा, मिडिल ईस्ट का है, भारत का, इनके बीच में आपसी संबंध क्या है। तो एक हिस्टोरिकल नॉवल है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है इस नॉवल का, उसके बारे में मैंने बात की है द डार्क में अपने बुक रिव्यू। तो आज की वीडियो में फिर से इन एन एंटीक लैंड के बारे में बात करूंगा, उसकी एक समरी थोड़ी सी देने की कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा रिवाइज और रिफ्रेश कर सकूं कि नॉवल बेसिकली किस बारे में। पर आज की वीडियो का जो मेन मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि इन एन एंटीक लैंड को पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो वो कैसे होगा। तो आज नॉवल के बारे में बात होगी और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करूंगा। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो ना सिर्फ नॉवल समझना चाहते हैं बल्कि जिन्हें पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी इंटरेस्ट है, जो लिटरेरी थ्योरी समझना चाहते हैं। काफी सारे लोग जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में टाइम में कहते थे कि उनको थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म समझ नहीं आता। तो आज की वीडियो आपके लिए भी है, देखिए कैसे पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस एक नॉवल का किया जा सकता है, जो मैंने इस नॉवल का किया, अमिताभ घोष का। तो आज की वीडियो इस बारे में होने वाली है। स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट, आपको बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स के बारे में बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है, आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, किस तरह से कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी क्या रॉन्ग्स करती है, क्या भारत का इतिहास रहा, मिडीवल हिस्ट्री इंडिया और मिडिल ईस्ट की, वेस्ट एशिया का हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री क्या रही, किस तरह से ट्रेड काम क्या करता था, और कैसे कॉलोनियलिज्म वेस्टर्न पावर्स का इन देशों में आने के बाद क्या रवैया चेंज होता है। तो आज इस बारे में बात होने वाली है। स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। पर आगे बढ़ने से पहले दो छोटी सी अनाउंसमेंट मैं जल्दी से कर देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले, आप में से जो जामिया के बीए ऑनर्स इंग्लिश या एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम की 2025 यानी अगले साल के एस्पिरेंट से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा पेड मेंटरशिप प्रोग्राम इस साल का जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, पिछली बार लेट हो गया था, थोड़ी बिजीनेस थी, पर खैर। उस पेड मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, ऐसे राइटिंग कैसे किया जाए, साइटेशंस कैसे की जाती हैं, कैसे अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे सब्जेक्टिव पार्ट अटेम्प्ट करे जामिया का, कैसे ऑब्जेक्टिव पार्ट किया जाता है, पूरी डिटेल्स है। मैं अपनी पर्सनल एसेस भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो पूरा एक कोर्स है हमारा, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को फास्ट करने के लिए और अपना प्रिपरेशन का बर्डन लाइट करने के लिए। तो डू फिल द फॉर्म्स इफ यू आर एन एस्पिरेंट। सेकंड थिंग मैं बताना चाहता हूं, इस साल मैंने जामिया के एमए इंग्लिश के लिए पढ़ाया, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ना सिर्फ पेड मेंटरशिप
बेसिक क्लास में थे, पर जनरली भी जिन स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो बताते हैं कि उनको लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म वाला पार्ट बड़ा मुश्किल लगता है और उसमें उनको दिक्कत होती है, खासतौर पर जब उनके कॉलेजेस के अंदर बिल्कुल उनको क्रिटिसिज्म या थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती। तो उसको देखते हुए मैं अपनी वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तफसील से एसेज हम डिटेल में ऑनलाइन पढ़ेंगे। ये 2 से 3 दिन की वर्कशॉप होने वाली है। हम आपको ऑलरेडी बताएंगे किस एसे के बारे में हम बात करेंगे, किन थिंकर्स के बारे में बात होगी। तो 2 से 3 दिन की लंबी डिस्कशन हुआ करेंगे ऑनलाइन सेशंस के अंदर। तो अगर आप अपनी लिटरेरी थ्योरी, अपनी फिलोसॉफिकल नॉलेज, अपनी लिटरेचर की समझ को बढ़िया करना चाहते हैं तो डू एनरोल इन माय वर्कशॉप्स, टू डू एनरोल इन माय शॉर्ट वर्कशॉप। मैं वर्कशॉप्स के अंदर ऐसे राइटिंग पे बात करूंगा, तो ऐसे राइटिंग पे बात करूंगा, ऐसे कैसे लिखा जाए, रिसर्च पेपर्स कैसे लिखते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, इस पर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं। पर अगर आप मेरे साथ वन ऑन वन एक डिस्कशन चाहते हैं, हम पर्सनली बात कर सके, कैसे एसेज रीड किए जा सकते हैं, आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़िया हो जाए सब्जेक्ट को लेकर और आप लिखना सीख सके, हाउ टू राइट अ क्रिटिकल एसे, आप मेरे साथ को ऑथर भी कर सकते हैं पेपर। वी कैन राइट एंड रिसर्च अबाउट टॉपिक्स टुगेदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इन सब चीजों में, लिटरेरी फील्ड के अंदर, लिटरेरी रिसर्च के अंदर, तो डू फिल द गूगल फॉर्म इन डिस्क्रिप्शन। उसके लिए वर्कशॉप के लिए अलग से लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में। तो डू फिल दैट फॉर्म एंड यू कैन गेट इन कॉन्टैक्ट विद मी। फिर मेरी टीम आपके साथ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगी, शेड्यूल कैसे होगा, पेमेंट्स कैसे करनी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बट डू फिल द गूगल फॉर्म्स। अगर आपको गूगल फॉर्म्स मुश्किल लगते हैं तो आप मेरी मेल आईडी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दिया, तो आप मेरी ईमेल आईडी पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब बातें हो गई हैं, चलिए फटाफट से किताब पर आते हैं। मैं और डिले इस वीडियो को भी उतना ही लंबा करना नहीं चाहता हूँ। तो अब फाइनली आते हैं इस किताब पर, इन एन एंटीक लैंड, और कैसे है पोस्ट कॉलोनियल एनालिसिस, और मेरा बुक रिव्यू क्या कहता है उस रिव्यू में मैंने इस किताब के बारे में क्या कहा है। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको रिव्यू ओरिजिनली पढ़ना है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक्सेस फ्रीली कर सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। बात शुरू करने से पहले मैं इस किताब की एक बार समरी थोड़ी सी देना चाहूंगा, नहीं 1-2 मिनट लूंगा बस। ऐसे पिछले मैंने 50 मिनट्स की वीडियो के अंदर पूरी किताब पर बात की थी, लेकिन आज मैं कॉन्टेक्स्ट देने के लिए जल्दी से थोड़ा सा समझाता हूँ कहानी क्या है, ताकि आपको आर्ग्यूमेंट्स और बेटर समझ में आए और आप सोच सके कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट है। तो इस कहानी का बेसिक मतलब क्या है इस कहानी में। सबसे पहले देखेंगे, एक नॉन फिक्शनल बुक है। नॉन फिक्शनल का मतलब इस कहानी, इसमें जो भी बातें बताई गई हैं वो ट्रू है, यानी दे आर बेस्ड ऑन रियलिटी। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये नॉन फिक्शनल है, ठीक बात है, इसमें अमिताभ घोष ने अपनी कहानी बताई है, यानी इस कहानी के जो नैरेटर है वो अमिताभ घोष खुद है, वो फर्स्ट पर्सन में स्टोरी सुना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा था कि नॉन फिक्शनल किताब है, लेकिन ये एक हाइब्रिड जॉनर है। अंशुमन मंडोल एक बहुत फेमस अमिताभ घोष के क्रिटिक रहे हैं, उन्होंने अमिताभ घोष पर एक रीडर लिखा, उसमें अंशुमन मंडोल भी यही कहते हैं कि ये एक हाइब्रिड किताब है। हाइब्रिड का मतलब इसमें नॉन फिक्शनल एलिमेंट्स तो है, यानी हिस्ट्री की बात की जा रही है, पर्सनल एनेक्डोट्स हैं, उनकी अपनी जर्नी क्या रही, लेकिन इसके बावजूद उसमें फिक्शनल एलिमेंट भी है। और इस किताब में अमिताभ घोष खुद भी यही कहते हैं कि एक लिमिट के बाद कितना ही फैक्ट हो, कितनी ही हकीकत हो, कितनी रियलिटी हो, लेकिन रियलिटी क्या होती है, उसमें होल्स हो जाते हैं, कितनी रियलिटी हो, लेकिन हमें फिक्शन की जरूरत होती है। फिक्शन एक सोल्डर की तरह है, मैंने अपने रिव्यू में कहा था। सोल्डर का मतलब होता है कि जब रियलिटी टूटी हुई है, आपको भैया 400 साल पुरानी बात है और उसके बाद 402 साल पुरानी बात याद है, तो जो बीच के 2 साल आपको याद नहीं है, वहां पर आप थोड़ा इमेजिन, फैंटेसाइज और चीजों को इमेजिन करते हैं, अपने से सोचते हैं और उसको फिल करते हैं। तो अमिताभ घोष ने भी इसमें ऐसा है कि जब वो पास्ट के अंदर जाते हैं, पुरानी कहानी सोचते हैं, अब्राहम बिन यूजू की कहानी है, बॉमा की कहानी है, ऐसे कई पोजीशंस आती है जहां पर उनके पास आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, वहां पर उन्हें फिक्शनलाइज करनी पड़ती है। तो इसलिए एक हाइब्रिड टेक्स्ट है, डिस्पाइट द फैक्ट कि टाइटल जो बुक है वो कहती है कि ये नॉन फिक्शन है, तो एक हाइब्रिड टेक्स्ट है। बेसिकली कहानी क्या है, देखिए इस पूरी किताब में इन एन एंटीक लैंड के अंदर 2 कहानियां हैं, 2 नैरेटिव्स है, और दोनों कहानियां 800 साल का फर्क है दोनों कहानियों में। अब ये 2 कहानियां कौन सी है? पहली कहानी अमिताभ घोष की खुद की स्टोरी है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि वो एक इंडियन स्टूडेंट है जिन्होंने बी और एमए भारत से की है, पर वो पीएचडी करने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि आप देखेंगे भारत के लोग, जो मैक्सिमम लोग विदेश जाकर पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी या आईवी लीग स्कूल्स के अंदर, वो स्कॉलरशिप के बिना नहीं पढ़ पाते, तो उनको भी एक स्कॉलरशिप मिलती है, बड़ा महंगा है, करोड़ों की एजुकेशन है, तो स्कॉलरशिप के तहत वो ऑक्सफोर्ड जाते हैं। वो ऑक्सफोर्ड के अंदर उनको सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी यानी डॉक्टरी करनी है। उनको टॉपिक समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, टॉपिक किस पर लूं, इसलिए इत्तेफाकन उन्हें एक दिन 1978 की छपी हुई गोइटियंस नाम की, गोइटियंस एक रिसर्चर थे, गोइटियन साहब की किताब ऑक्सफोर्ड की एक लाइब्रेरी में मिलती है, और ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बुक के लिए भी और अमिताभ घोष की रिसर्च के लिए भी। इस किताब का नाम है लेटर्स ऑफ मिडीवल जूइश मर्चेंट्स, जिसको गोइटियंस ने हिब्रू और अरेबिक भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और यही ट्रांसलेशन किताब अमिताभ घोष को मिलती है ऑक्सफोर्ड के अंदर। इस किताब को पढ़कर अमिताभ घोष बहुत
ट्रांसफिक्स्ड हो जाते हैं, उनको बहुत फैसिनेटिंग लगती है। क्यों? उसके अंदर एक बंदा, एक जूइश मर्चेंट जिसका नाम है अब्राहम बेन यीशु, जो इस कहानी इंडियन एंटीक लैंड का वन ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी कहानी हम समझने वाले, जिसकी कहानी में वो हमें ले जाएंगे। अब्राहम बेन यीशु 12वीं सदी का एक अरब जूइश मर्चेंट यानी अरब में रहने वाला एक यहूदी मर्चेंट है, जो भारत आकर बस जाता है और भारत और अरब वर्ल्ड के साथ व्यापार करता है। वो एक व्यापारी है, भारत में वो रहता है, लेकिन है वो टुनीशिया का रहने वाला, अफ्रीका की दुनिया का रहने वाला, तो वो भारत आके बस जाता है। उसके लेटर्स अब्राहम बेन यीशु के लेटर्स अमिताभ घोष गोल्टियंस की किताब में पढ़ते हैं। मजे की बात है, अमिताभ घोष के लिए अब्राहम बिन यीशु बहुत इंटरेस्टिंग नहीं, बल्कि अब्राहम बिन यीशु की जो चिट्ठियां हैं जो उसने अपने दोस्त इसहाक को लिखे, और इसहाक मतलब इसहाक यानी एक अरब मुस्लिम बंदा, यानी जो अरब मुस्लिम बंदा इसहाक उसका दोस्त है जो अरब वर्ल्ड में रहता है, वहां पर वो उसको भारत से चिट्ठियां लिख रहा है। इन चिट्ठियों के अंदर एक इंडियन स्लेव का जिक्र होता है। अब्राहम बिन यीशु का एक गुलाम है जिसका नाम चिट्ठियों में यूज होता है MSH.6। MSH.6 का मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट H.6 के अंदर जिस स्लेव का जिक्र हो रहा है, अमिताभ घोष को इस स्लेव की कहानी में इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि मैं अपने PhD प्रोजेक्ट के लिए इसी MSH.6 स्लेव की कहानी पढ़ूंगा, जो बाद में जाकर हमें पता चलता है जिसका नाम बॉमा है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है इस बुक के अंदर, कैसे उसे पता चलता है अब्राहम बिन यीशु, कैसे अमिताभ घोष पता लगाते हैं कि उस स्लेव का नाम क्या रहा होगा। इवन दो जिन्होंने लेटर्स लिखे हैं, जिन्होंने लेटर्स को ट्रांसलेट किया, वो स्लेव को बार बार स्लेव ऑफ MSH.6 के नाम से कहते हैं, यानी अब्राहम बिन यीशु का वो स्लेव है। इसी स्लेव यानी बॉमा नाम के स्लेव, जो इंडियन स्लेव है, अरब जूइश मर्चेंट अब्राहम बिन यीशु का जो स्लेव है बॉमा, इसकी कहानी को ही अनरेवल करने के लिए अमिताभ घोष ऑक्सफोर्ड से पहले इजिप्ट आते हैं। इजिप्ट के दो गांवों में रहते हैं, लताइफा और नशाबे, जो एक चैप्टर है इस बुक के अंदर, जिसमें वो मिलते हैं, उन लोगों के साथ रहते हैं। सोशल एंथ्रोपोलॉजी आपको पता ही है, लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, उनकी कल्चर सीखते हैं, उनकी भाषा सीखते हैं, और उन्हीं के साथ रहकर डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद वो मैंगलोर आते हैं, यानी इसी स्लेव की कहानी को समझने के लिए कि स्लेव कौन था, जिसका जिक्र गोल्टियन साहब ने भी नहीं किया। गोल्टियन साहब देखिए यीशु पे फोकस ज्यादा है, बॉमा पे फोकस कम है। इस बॉमा वाले एंगल को समझने के लिए अमिताभ घोष रिसर्च अंडरटेक करते हैं और इसी को अपना PhD प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इसके चलते वो पहले इजिप्ट आते हैं, फिर भारत में मैंगलोर आते हैं, और ये जो पूरी जर्नी है अमिताभ घोष का PhD प्रोजेक्ट, ये एक नैरेटिव है इस कहानी का। अब देखिए दूसरा नैरेटिव क्या कहानी का, जो दूसरी कहानी है वो 800 साल पुरानी, यानी इन्हीं लेटर्स के जरिए अमिताभ घोष क्या करते हैं, अब्राहम बिन यीशु इसहाक के जो लेटर्स है दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं। यीशु भारत के अंदर है, वो ट्रांसफर हो गया था, तो भारत के अंदर से इसहाक को लेटर लिख रहा है, और वहां से इसहाक यीशु को लेटर्स लिख रहा है, और एक कई सिलसिला चलता रहता है, कई सालों का सिलसिला है जिसमें लेटर्स आते हैं। इन सारे लेटर्स के थ्रू अमिताभ घोष रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो मिडीवियल इंडियन ओशन का ट्रेड वर्ल्ड, वो जब व्यापार हुआ करता था 12th सेंचुरी के अंदर, 1100 के ईयर्स के अंदर जो व्यापार हो रहा है अरब वर्ल्ड के बीच में और इंडिया के बीच में, अरेबियन ओशन के थ्रू, इंडियन ओशन के थ्रू, इस मिडीवियल दुनिया को वो रिक्रिएट कर देते हैं, और इसके थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं, किस तरह से वो दुनिया रही होगी, कैसे 800 साल में दुनिया बदली है। इन 800 साल में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल घटना जिसका अमिताभ घोष बार बार जिक्र करते हैं, वो है कैसे वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म ने इन दोनों समाजों को बदला। इन दो समाजों को बदला, एक इजिप्शियन और अरब वर्ल्ड को कैसे बदला और इंडिया को कैसे बदला। दोनों ही दुनिया, जो मिडीवल दुनिया में आजाद थी, अपना ट्रेड अंडरगो कर रही थी, सॉवरेन थी, पूरी तरह से आजाद थी, या किंगडम्स थी उस समय पर, कॉलोनियलिज्म नहीं था। प्री कॉलोनियल में ये टाइम्स कैसे थे, और फिर कॉलोनियलिज्म का वक्त कैसा रहा, और कॉलोनियलिज्म के बाद आज की रियलिटी, जिस समय अमिताभ घोष लिख रहे, जिस समय अमिताभ घोष लताइफा और नशाबे में रह रहे हैं, या जिस समय वो मैंगलोर आते हैं, आज की पोस्ट कॉलोनियल दुनिया इन जगहों पे कैसे। तो आप देखेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म का जो एंगल है इस नॉवल के अंदर, वो यहीं से पैदा होता है कि अमिताभ घोष ने जो दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स लिए अपनी कहानी के लिए, इजिप्ट और इंडिया, ये दोनों ही कॉलोनाइज देश रहे, यानी इनको एक ही बंदे ने कॉलोनाइज किया, और वो है इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश एम्पायर ने इन दोनों को कैप्चर किया था। अमिताभ घोष दिखाना चाहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर बनने से पहले, ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा, अंग्रेजों के कॉन्कर करने से पहले इनका समाज कैसा था, कॉन्कर के दौरान यानी कॉलोनियलिज्म के टाइम पे पीरियड कैसा था, और खास तौर पर पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यानी कॉलोनियलिज्म जब खत्म हो चुके, यहां से अंग्रेज चले गए, अब कॉलोनियलिज्म की क्या लेगेसीज है, अब क्या ट्रॉमा वहां रह गया, अब वहां पर जो अब लोग हैं वो कैसे डील कर रहे हैं वेस्ट और ईस्ट के रिश्ते के, इस पर मेन फोकस है अमिताभ घोष का, जिस बारे में मैंने अपने ऐसे में बात की थी और जिस पर अब हम डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमको समझना है कि ये किताब कैसे पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट है, तो उससे पहले मुझे लगता है मैं दो टर्म समझ लेनी चाहिए, और वो है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी होती क्या और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या, क्योंकि देखिए आपस में दोनों कनेक्टेड है। बेसिक मतलब है कि हमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म समझने आए। वैसे तो देखिए पोस्ट कॉलोनियलिज्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बहुत सारे थिंकर्स की विचारधारा है,
जो आपस में भी कोहेरेंट नहीं है, यानी पोस्ट कॉलोनियल थिंकर जितने भी आप जानते हैं उनकी आपस में विचारधारा देखेंगे कॉन्ट्रडिक्ट करती है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो आज मैं पूरा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, फिर किसी दिन उम्मीद रहेगी बात करेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे तफसील से। लेकिन आज मैं हल्का सा आपको बताता हूँ क्योंकि वीडियो की मैं लेंथ ध्यान रखना चाहता हूँ। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, मैं थोड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। तो आपको समझना है कि थ्योरी क्या होती है। देखिए थ्योरी आपने वर्ड सुना होगा, साइंस में थ्योरीज होते हैं, जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की है, फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी है, मार्क्सिस्ट थ्योरी। देखिए थ्योरी का मतलब जनरली ये होता है कि सेट ऑफ आइडियाज जो किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करते हैं, वो किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर आप फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी देखेंगे तो वो समझाता है कि समाज में जेंडर और पावर इक्वेशंस कैसे काम करती है। अगर आप मार्क्सिस्ट थ्योरी देखेंगे तो मार्क्सिस्ट थ्योरी बताती है कि क्लास स्ट्रगल कैसे काम करते हैं। वैसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी एक सेट ऑफ थ्योरी है, यानी वो एक सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। इसलिए ह्यूमैनिटीज में इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि वो सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन, सोशल पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में बहुत आपकी मदद करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ह्यूमैनिटीज में थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरीज में फर्क होता है। साइंटिफिक थ्योरीज कोहेरेंट होते हैं, यानी उनमें एका होता है। अगर एक थ्योरी की मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ तो जैसे मैं अगर साइंटिफिक, जैसे साइंस के अंदर अगर एक थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी का आपने सुना होगा, बड़ा फेमस रहता है, ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। साइंस में जो थ्योरी होती है वो कोहेरेंट है, मतलब जितने भी आइडियाज है थ्योरी के अंदर वो आपस में सहमति रखते हैं और वो सहमति रखते हुए किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें एक यूनिटी है। लेकिन वहीं पर ह्यूमैनिटीज में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमन बिहेवियर अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स, हाइब्रिड और हेट्रोजेनस होता है, बहुत वैरायटी होती है। इसलिए पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी जैसी नहीं है। हाँ वो थ्योरी है, लेकिन उसमें डिफरेंस है, उसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अपनी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज दी है और वो सब अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। तो एक एंगल ऑफ सब्जेक्टिविटी है, साइंस में ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है, थ्योरी में वहां पर एक सत्य की बात है। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिज्म का जो मेन आर्ग्यूमेंट है, जो पोस्ट मॉडर्निज्म में भी नजर आता है, कि सत्य बहुत सारे, सबका अपना अपना ट्रूथ हो सकता है, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज, और हमें जितनी ज्यादा डाइवर्स वॉइसेस को हम सुन सकते हैं, जितने ज्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंसेस को वॉइस मिलेगी, बोलने का मौका मिलेगा, उतना हम सत्य के ज्यादा करीब आ पाएंगे। जो आप देखेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म का बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है कि एक टी ट्रूथ या एक अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, रियलिटी सबकी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, सबका सत्य अपना सत्य है। तो आप देखेंगे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के अंदर अलग अलग थिंकर्स, अब जैसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म में अलग अलग थिंकर्स अपनी विचारधारा देते हैं, अपने पोस्ट कॉलोनियल आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप स्पिवाक को पढ़ेंगे, गायत्री स्पिवाक का फेमस ऐसे पढ़ेंगे कैन द सबाल्टर्न स्पीक, तो फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट डीकंस्ट्रक्शन, जो दरिदा वाला आर्ग्यूमेंट है, वो वाली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी देते हैं। वहीं पर अगर आप एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म देखेंगे तो उसमें जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है वो है कैसे वेस्ट स्टीरियोटाइपिकली रिप्रेजेंट करता है मिडिल ईस्ट को, जिसको वेस्ट एशिया कहना ज्यादा ठीक होगा। तो कैसे वो मिडिल ईस्ट को कैसे वो वेस्ट एशिया को स्टीरियोटाइपिकली रिप्रेजेंट किया, कैसे इस्लामोफोबिया फैलाया गया, इन चीजों में वो इंटरेस्टेड ज्यादा है। वहीं पर आप होमी भाभा को देखोगे तो वो मिमिक्री की बात करते हैं, आप फेनो को देखोगे तो वो एपिडर्मलाइजेशन ऑफ इंफीरियोरिटी की बात करते हैं, वो बात करते हैं क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट रहा रेसिज्म का। आप चिन्हू एचोबे को देखोगे तो वो अफ्रीका के एक्सपीरियंस को शेयर करता है। वैसे इंडियन राइटर जैसे अमिताभ घोष हो गए या सलमान रुश्दी हो गए तो वो इंडियन एक्सपीरियंस ऑफ पोस्ट कॉलोनिज्म को शेयर करते हैं। लैंग्वेज का एंगल, जैसे गूगी को आप पढ़ोगे तो लैंग्वेज वाला मामला है, कम्युनिकेशन वाला मामला है, एजुकेशन को कैसे कॉलोनिज्म इंपैक्ट करता है, इन सब लोगों की विचारधाराओं को मिलाकर ये जो चीज कहलाई जाती है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। अब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का सब्जेक्ट एरिया क्या है, यानी ये किस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है। आप देख पा रहे हैं इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं, इन सबको कलेक्टिवली पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहा जाता है। हम अलग अलग लोगों के आर्ग्यूमेंट्स चुन सकते हैं, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी, अब वो कॉमनैलिटी क्या है, वो है सब्जेक्ट एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी थिंकर्स हैं ये जानने में, ये एनालाइज करने में इंटरेस्टेड है कि वो देश या वो कॉन्टिनेंट्स या वो रीजन्स जिन पर वेस्ट जिस पर यूरोप ने कॉलोनाइज किया था, जो 200-250 साल का कॉलोनिज्म का पीरियड रहा है। आप देखिए कोलंबस के अमेरिका की खोज के बाद से जो कॉलोनियलिज्म का सफर निकला, जो एज ऑफ ट्रैवल, इसमें यूरोप से सौदागर निकले, ट्रैवलर्स निकले, पहले मर्चेंट्स के तौर पर आए, सेटलिंग डाउन होने लगे, कैसे कैसे वो ट्रेड को कंट्रोल करने लगे, इवेंचुअली वो पॉलिटिकल पावर्स बन गए। वो जो पूरा इतिहास है कॉलोनियलिज्म का, 200-250 या 400 साल का जो इतिहास है कॉलोनियलिज्म का, इस कॉलोनियलिज्म का एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों पर क्या असर हुआ है, ये जानने में इंटरेस्टेड है, ये एनालाइज करने में इंटरेस्टेड है कि कॉलोनियलिज्म का क्या लेगेसी रही है, क्या इंपैक्ट रहा है, क्या इफेक्ट रहा है और क्या अफेक्ट रहा है। ये लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है, ये स्टडी करने में इंटरेस्टेड है कि कॉलोनियलिज्म का सोसाइटी पर क्या असर पड़ा, इसका पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, इसका इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ा। पर इन सब के बावजूद इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस पर होता है कि कल्चरली क्या असर पड़ा, यानी भाषा के स्तर पर क्या असर पड़ा, या एजुकेशन के स्तर पर क्या असर पड़ा, ये साइकोलॉजिकली क्या हुआ, किस तरह से इन लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, कैसे इन्होंने डेटा कलेक्ट किया है इंडिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, इन्होंने इजिप्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया, इनके लिटरेचर में कैसे नजर आया। यानी यूरोप के राइटर जब उस समय कॉलोनियलिज्म हो रहा है, उनका देश दूसरे देशों को कैप्चर कर रखा है, तो ये उन अदर लोगों को, उन दूसरे लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनकी फिल्मों में उन्हें कैसे रिप्रेजेंट किया गया, उनके बारे में वो लिख कैसे रहे हैं। तो वो चाहते कि बेसिक
जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म थ्योरी है वो कल्चरल थ्योरी है। वो समझना चाहती है कि कल्चरली किस तरह से जो वेस्ट है वो डिस्कोर्स क्रिएट करता है, किस तरह से वो डेटा क्रिएट करता है, किस तरह से वो एपिस्टीम्स क्रिएट करता है ईस्ट के बारे में, या ईस्ट के बारे में, अफ्रीका के बारे में, अरब वर्ल्ड के बारे में, लैटिन अमेरिका के बारे में, किस तरह से वो नई इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है जिससे उसकी पावर इक्वेशन, उसकी पावर जस्टिफाइड रहती है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक पॉलिटिकल थ्योरी भी है, ना सिर्फ एक कल्चरल, बल्कि उसको पावर में इंटरेस्टेड है। वो नए पावर डिस्कोर्स क्रिएट करना चाहता है। वो वेस्ट की जो हेजीमनी, जो वेस्ट का दबदबा है, ना सिर्फ सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकली बल्कि कल्चरली, यानी सांस्कृतिक तौर पर जो वेस्ट का दबदबा इन समाजों पर है, जो इंफीरियोरिटी उनके अंदर आ गई, जो फेनो कहते हैं, वो उसको डीकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। उस वेस्ट की आवाज को, वो जो एक ही यूरोप की आवाज हर जगह सुनाई देती है, उसको खत्म करके वो नई आवाजों को जगह देना चाहते हैं। नई आवाजें कहां से आएंगी? उन्हीं कॉलोनियल कंट्रीज से जो अभी तक जिनको बोलने नहीं दिया गया था, जिनको सबॉल्टन को बोलने नहीं दिया गया, उन लोगों की आवाजें, उन लोगों की कहानियां सुननी जरूरी है। क्योंकि जिस समय कॉलोनियलिज्म हो रहा था तब उनको बोलने नहीं दिया जाता था, तब सिर्फ व्हाइट इंसान की सुनी जाती थी। उसी का दबदबा है, उसी की बात सुनी जा रही है, वही लिख पा रहा है क्योंकि शक्ति उसी के हाथ में है। डीकोलोनाइज होने के बाद अब शक्ति संतुलन, जो पावर है वो शिफ्ट हो गई है। अब एशियन कंट्रीज के पास, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके पास, या अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, इनके पास भी पावर है और अब ये अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं कॉलोनियलिज्म का। तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, द अदर साइड ऑफ द लेंस। वो लेंस के दूसरी तरफ देखना चाहते हैं कि कॉलोनियल लोगों की क्या हकीकतें रही और कैसे हम अलग अलग विचारधाराओं को, डिफरेंट लोगों की कहानियों को सुन सकते हैं, ताकि एक बेहतर कल्चर, एक होलिस्टिक कल्चर, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बन सके, जिसमें औरों की भी सुन जाए, एक ही इंसान बोलता ना रहे, एक ही इंसान की हेजीमनी दबदबा ना रहे, जो कि वेस्ट रहा है। इसलिए आप देखेंगे पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक फिलोसफी ऑफ, एक थ्योरी ऑफ एक्टिविज्म है। उसमें पावर स्ट्रगल है, वो पावर में आना चाहते हैं। वो दे आर नॉट जस्ट थ्योराइजिंग फॉर द सेक ऑफ थ्योराइजिंग, वो सब वर्ल्ड की पावर इक्वेशंस, कल्चरल हेजीमनी को, वेस्ट की कल्चरल हेजीमनी को खत्म करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि वेस्टर्न एकेडेमिया या वेस्टर्न थॉट्स जो है, जो वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है, उसमें क्या फ्लॉज है, उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, उसमें क्या इनहेरिटेड वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो उतना इनोसेंट नहीं है जितना वेस्ट दिखाता है, वो उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके अंदर एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक पावर स्ट्रगल है। वो अपने कल्चर के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू वेस्ट अपना दबदबा बनाए रखता है, जो अब पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स को ब्रेक करना पड़ेगा, ताकि न्यू वॉइसेस, साइलेंस्ड वॉइसेस को भी स्पेस मिले, जो अमिताभ घोष भी इस किताब में करते हैं। आप देखेंगे पूरी किताब इवन दो कॉलोनियल हिस्ट्री को बता रही है, पर इस बार जो कहानी सुना रहे हैं वो अंग्रेज हिस्टोरियंस लाइक मिल एंड ग्रांट नहीं है, बल्कि वो लोग कहानी सुना रहे हैं जो पहले से कॉलोनाइज थे। इसलिए ये कहानी इसहाक की है, बौमा की है, आशू की है, और उसके बाद आप देखेंगे अब्राहम बेनीज, और अल्टीमेटली आप देखेंगे इजिप्ट के गांव के लोगों की है, भारत के लोगों की है, और अमिताभ घोष की कहानी, जो खुद भी एक कॉलोनियल देश से गया हुआ इंसान है, ऑक्सफोर्ड के अंदर। तो अमिताभ घोष अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, यानी वो लोग कहानी सुना रहे हैं अब की बार। यानी ये कहानी ऐसा नहीं कि पहली बार सुनाई जा रही है, ये कहानी हिस्ट्री में लिखी जा चुकी है। गोइटियन जैसे लोग, वेस्टर्न एकेडमी के लोग ऑलरेडी इस पर लिख चुके हैं, पर वो हमेशा जीते हुए लोगों ने, हिस्ट्री हमेशा विक्टर्स ने लिखी है, विक्टिम्स ने नहीं। अमिताभ घोष कह रहे हैं कि ये कहानी हमें ईस्टर्न लोगों से, इंडिया के लोगों से, अरब वर्ल्ड के लोगों से सुननी चाहिए। उनका एंगल क्या रहा उस कहानी का, उनके अनुभव क्या रहे। तो अब देख रहे हैं अमिताभ घोष जो हिस्टोरियोग्राफी, जो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है, यानी जो अंग्रेजों ने इतिहास लिखा है, उसको खारिज करके कह रहे हैं कि हमें कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के विपक्ष में, उसके सामने एक नया इतिहास लिख रहे हैं। लेकिन इस बार जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं वो है जो पहले से कॉलोनाइज थे। तो एक नई आवाज को जगह अमिताभ घोष ने इस किताब में दी है, और चिट्ठियों के थ्रू हम इसहाक की कहानी, यूजू की कहानी, बौमा की कहानी हम असल में देख पाते हैं कि ईस्ट के लोग कैसे थे, रादर देन वो जो वेस्ट ने दिखाया। देखिए अभी तक हमें अपने बारे में भी क्या पता है, हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में भी किससे जान रहे हैं, वेस्ट से, कि भैया वो हमारे इतिहास के बारे में क्या लिख रहे हैं। और आपको क्लियर रहना है कि जब वेस्ट के लोग हमारा इतिहास लिखेंगे तो हमें वो वैसे नहीं दिखाएंगे जैसे हम हैं, वो हमें वैसा दिखाएंगे जैसा वो दिखाना चाहते हैं, जिससे वो ताकतवर दिखे। यानी उनके इतिहास में हम हमेशा कमजोर, हम हमेशा आलसी, हम हमेशा धार्मिक, हम हमेशा खराब नजर आएंगे, क्योंकि अगर वो हमें ऐसा नहीं दिखाएंगे तो वो उनका जो स्टेचर है, उनकी जो पावर है, वो जस्टिफाइड नहीं होगी। ये वही बात है, अगर मुझे अपने आप को किसी के आगे बड़ा दिखाना है तो उसको छोटा दिखाना बहुत जरूरी है। तो वेस्ट ने अपने आप को, जो व्हाइट मैन बर्डन है, वो जो सिविलाइजिंग मिशन है कि हमें ईश्वर ने भेजा है तुम लोगों को ठीक बनाने के लिए, हम एनलाइटन लोग हैं, हम रैशनल है, हम लॉजिकल है, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब एशिया को या इंडिया को या ईस्ट को हम बेवकूफ दिखाएं, मिस्टिकल दिखाएं, धार्मिक दिखाएं, इलॉजिकल दिखाएं, उसके बाद उनको एक्सोटिक दिखाएं, उनको बिल्कुल ऐसा दिखाओ कि वो हमारे जैसे नहीं है। इसी को पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स अदरिंग कहते हैं, कि दूसरे को अदर
कर देना, ये फील कराना कि तुम अलग हो हम अलग है। एक डाइकोटमी वेस्ट ने क्रिएट की, वेस्ट वर्सेस ईस्ट, ओरिएंट वर्सेस ऑक्सीडेंट, ये जो डाइवर्सिटी क्रिएट कर दी जिसके तहत आप दूसरे को होमोजेनाइज कर देते हो, स्टीरियोटाइप कर देते हो कि हाँ ईस्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं, इंडिया के लोग तो धार्मिक ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स यही चीज करते हैं, चाहे वो फिर आप देखेंगे रोमिला थापर हो, चाहे अमिताभ घोष हो, या फिर आप देखेंगे एडवर्ड सईद हो, वो इन्हीं सब विचारधाराओं को ब्रेक करके न्यू एविडेंस, न्यू एपिस्टीम्स, न्यू थॉट प्रोसेसेस, न्यू फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं, जिसमें दिखता है कि वेस्टर्न एकेडमिया कितना ज्यादा होक्स्ड है, कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना ज्यादा वो रेसिस्ट है कि वो दूसरों को एक गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जो कि झूठ है, विच इज टोटली नॉट ट्रू। एंड देयरफॉर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस कि हम न्यू स्टोरीज, हम अपनी स्टोरीज पे विश्वास रखें, हम अपनी कहानियां क्रिएट कर सकते हैं रादर देन बाइंग द स्टोरीज फ्रॉम द वेस्ट। ये इस किताब का पर्पस है, इसलिए पोस्ट कॉलोनियल टेक्स्ट बन पाया है।